माइक्रो साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर को, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एटम्स के बारे में कि परमाणु क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है, फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास एक डस्टर है, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर मैंने उसे और भी तोड़ा। तोड़ने के बाद मुझे इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, उससे भी छोटे मिले, और ऐसे करके मैं तोड़ते गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर में कब तक और कहां तक तोड़ूंगा। तो इसका जवाब है कि जब तक आपसे टूट सकता है, यानी कि जब तक आप इसे तोड़ सकते हैं तब तक आप इसे तोड़ते रहिए। और जो सबसे छोटा कण मिलेगा जिसके बाद इसे तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, वो आपका एटम कहलाएगा। ये बात मैंने नहीं बोला, ये बात जॉन डाल्टन ने बोला था। जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व या प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ये जो एटम होते हैं ना, वो अविभाज्य होते हैं। ये बात मैंने नहीं कहा, जॉन डाल्टन ने कहा था कि इस परमाणु को और अधिक छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। यानी किसी भी तत्व या पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु ही होता है। लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया गया और बताया गया कि नहीं रे भाई, किसी तत्व का सबसे छोटा कण या पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम नहीं होता है, बल्कि उससे भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी एक परमाणु के भीतर क्या मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल भी मौजूद रहते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, आपको अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना, वो जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था भैया, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और कब किया था, तो 1897 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। वहीं प्रोटॉन की खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और कब किया था, तो 1886 में किया था। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में कर दिया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में कर दिया था। लेकिन बात अब रह गई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ना, वो जेम्स चैडविक ने किया था। और कब किया था, तो 1932 में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 में, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और कब, 1932 में। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, ताकि इसको स्टडी करने में मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है ना, उसका मास यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, वहीं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन ये चार्ज का नेचर कैसा होता है, ये चार्ज का नेचर होता है नेगेटिव, यानी कि ये हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो सिर्फ लिखते हैं क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। रीजन क्या होता है, रीजन सिर्फ इतना है कि हम लोग अमाउंट लिखते हैं, हम लोग चार्ज की जो है मात्रा लिखते हैं, उसकी जो है ना नेगेटिव चार्ज को शो नहीं किया जाता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब ही क्या है, नेगेटिव। अगर आप प्रोटॉन बोलते हैं मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो आपका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, तो प्रोटॉन का मास हो गया 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg।
और इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आप समझ सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम, इसका भी चार्ज और इसका भी चार्ज सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बहुत ही क्लोज होता है, यानी एकदम सा सेम नहीं बट क्लोज होता है। यानी कि इसका मास जो होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आपको अच्छे से पता है, और वो क्या होता है, सिंपल, ये भिखारी है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। साइंस की भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, यानी कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। वही प्रोटॉन का मास जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का मास जो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है, वो कितना होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बहुत छोटी मास है, टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ी पावर दिख रही है यानी कि इसका मतलब बहुत बड़ी मास है। ये पावर नेगेटिव में है, यानी बहुत छोटी मास है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि चार्ज की। तो आपको जैसे अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज के अमाउंट कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का चार्ज भी एकदम इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इक्विवेलेंट चार्ज है, बट डिफरेंस रहा है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो है यानी कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। वही बात जब करते हैं न्यूट्रॉन की, तो ये भाई यहाँ पे ये मार खा जाता है, इसका मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। न्यूट्रल मतलब कि इसके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात में, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपने देखा होगा कि एक एटॉम्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। यानी कि यहां पे आपने अच्छे से देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे तीन फंडामेंटल पार्टिकल में से दो फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां है, उसको ये लोग क्या किए, अपने बिरादरी से बाहर निकल दिए, बोले तू जा, घर से बाहर जा और राउंड मारते रहा। यानी कि ये न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि किसी एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना एक साथ बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी कक्षा में चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन अब यहां से कुछ क्वेश्चन जनरेट होता है, कुछ क्वेश्चन एराइज हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये कि हम लोग हमेशा ही न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, यानी कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या रीजन है भैया कि इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन के पास तो होता है ना, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल, यानी कि कुछ भी नहीं, खाली है, भिखारी की तरह। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखो चार्ज रख लिए हैं लेकिन इसको खाली है, तो ये भिखारी है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मौजूद है, लेकिन चार्ज किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के पास। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसलिए किसी भी एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलवेज
पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर में इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आखिर में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे रहते हैं, तो रीजन क्या है? क्योंकि डाटा जो होती है उसके आधार पर अगर देखें तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जरा से इमेजिन करके पहले आप सोचिए कि प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? कोई भी नहीं, यानी कि न्यूट्रल है। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज ही कैरी कर रहा है। तो दो प्रोटॉन के चार्ज के बीच, दो सेम चार्ज के बीच हमें अच्छे से पता है क्या होता है? रिपल्सन होता है। यानी कि हमें अच्छे से पता है कि दो सेम चार्ज जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वहीं दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने जो है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन ही होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन का चार्ज भी तो सेम ही होगा ना। तो ऐसे में प्रोटॉन प्रोटॉन के चार्ज के बीच में रिपल्सन होना जायज सी बात है। तो अगर यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है तो फिर नाभिक इतना स्ट्रांगली बंधा कैसे है? क्योंकि रिपल्सन से क्या होना चाहिए? नाभिक को टूट जाना चाहिए और इसे टूट कर बिखर जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है ना बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बंधा रहता है, जिसको हम नाभिकीय बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नाभिकीय बल से बंधा है। ये कैसे? ठीक है ना, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाभिकीय बल क्या होता है। ठीक है ना, नाभिकीय बल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी कि नेचर में कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। रिपल्सिव यहां पे नहीं होता। अब इसका भी रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिपल्सिव क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, दूसरी बात, ये एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है और ये एक बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए भी वैलिड नहीं होता है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात करें, ना लंबा डिस्टेंस में काम कर सकता है ना शॉर्ट डिस्टेंस में काम कर सकता है, तो आखिर में इसमें है क्या ऐसा? तो ये बात आपको समझने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ का सहारा ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो ग्राफ है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में होगा। यानी कि जो न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियंस के बीच में, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो डिफरेंसेस है, डिस्टेंस की डिफरेंस, वो डिफरेंस को ही हम यहाँ पे डिस्टेंस के रूप में लिख रहे हैं। और ये डिस्टेंस जो होगा हमारा वो हम फेम्टोमीटर में ले रहे हैं। और फेम्टोमीटर मतलब आप समझते हैं कि 1 फेम्टोमीटर जो होता है ना वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 फेम्टोमीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर, जो कि एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। ठीक है, और वहीं हमने y एक्सिस पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी को ले लिया और वो किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमने कुछ जो है ना मैथमेटिकल डाटा को इस प्रकार से लिखा, 0 यानी कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी एकदम सेंट्रल पॉइंट पे 0, इसके ऊपर में जाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया। तो अगर हम 0 से नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये ग्राफ में वैल्यूज होगा डिक्रीज करता रहेगा, यानी कि -10, -20, -30, -40, -50 लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि देखिए पहले बात तो ये जान लीजिए कि ये जो नाभिकीय बल होता है ना, ये बल का कभी तक कोई फॉर्मूला जो है ना डेराइव नहीं किया गया है। कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स देखा होगा, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा होगा, इनके हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अभी तक न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं हुआ है। तो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू मिला है उसके हिसाब से ये ग्राफ कुछ ऐसा पता चलता है। ये हमें एक इस प्रकार से ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। अब इस ग्राफ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है। देखिए इस ग्राफ में सबसे अगर लोअर की तरफ आप पीक वैल्यू पर जाओ, अब इधर देखिए, इधर की तरफ हमने क्या रखा था? एक्स एक्सिस पर हमने दो न्यूक्लियंस के बीच की डिस्टेंस को रखा था और ये डिस्टेंस हमारा किसमें था? फेम्टोमीटर में था। इमेजिन कीजिए कि ये 1 फेम्टोमीटर है,
यानी कि डिस्टेंस कहां पे हमने 1 फेमटोमीटर, फिर यहां पे हमने डिस्टेंस रख किया 2 फेमटोमीटर, और फिर ऐसे ही 3 4 लाइक दिस। इधर में हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया है। तो हमें देख रहे हैं इस ग्राफ में हमने आसानी से हमें दिख रहा है कि जो है इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे हमें नियर अबाउट -50 के आसपास हमें क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो पीक पे दिख रही है। ठीक है ना, अपनी मिनिमम पीक पे, यानी सबसे कम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है। और इस मिनिमम वैल्यू से अगर हम पीछे की तरफ आते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना वो शार्पली एकदम तेजी से इंक्रीज कर जाता है। ये ग्राफ जो है ना आपको दिख रहे होगी एकदम जो है ना ये कैसा है, ये स्लोप आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा स्टीपर है, तो यानी कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आप जब इस डिस्टेंस से, यानी कि 1 फेमटोमीटर डिस्टेंस से जो आप कम डिस्टेंस की तरफ आओगे तो फिर आपको क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सडनली इंक्रीज करते हुए आप पाओगे। और इस कारण से यहां पे नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, और वहीं जब आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे, यानी कि यहां से जब आगे की तरफ आप बढ़ोगे, सपोज करो कि पॉइंट मैंने पी रखा और यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया क्यू रखा, तो आप जब इधर की तरफ जा रहे हो, डिस्टेंस आपका जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका नेचर कैसा होता जा रहा है, धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट पे यानी क्यू पॉइंट पे देखा जा रहा है कि इसका नेचर कैसा हो रहा है, अट्रैक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, नेचर कैसा, अट्रैक्टिव। और इसके ठीक थोड़ा सा और आगे की तरफ जा रहा है तो देखते जा रहे हैं कि ये धीरे 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 करके क्या हो रहा है, फोर्स 0 हो जा रहा है। यानी कि अब आप ये कहोगे कि जैसे कि आपने पहले बताया कि ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं, पर यहां तो हम देख रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव भी दिख रहा है और रिपल्सिव भी दिख रहा है। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि यहां पे आपने देखा कि रिपल्सिव फोर्स कब आपको नजर आ रहा है, जब डिस्टेंस आपका 1 फेमटोमीटर से आप पीछे की तरफ जा रहे हो। लेकिन ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 1 फेमटोमीटर से कम होती ही नहीं है। ठीक है ना, तब जब डिस्टेंस 1 फेमटोमीटर से नीचे पॉसिबल ही नहीं है तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स कहां से आएगा। यही कारण होता है ना कि न्यूक्लियॉन्स के लिए ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ये सिर्फ नेचर में अट्रैक्टिव ही होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे ग्राफ में ये आ जाता है कि ये डिस्टेंस के साथ आप जैसे दिखा रहे हैं कि ये डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या लंबे डिस्टेंस के लिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो कुछ देर के बाद क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे जाके खत्म हो जा रहा है, यानी थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ाने से ये शेष हो जा रहा है। इसका क्या कारण है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं, मैंने एक दूसरा जो पॉइंट लिया था क्यू पॉइंट पे, वहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है। इस पॉइंट पे ही जो है ना ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो है ना, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसके बाद अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो फोर्स की नेचर भी यही है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वीक होते जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा और लास्टली वो डिस्टेंस एक जाने के बाद 0 हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने बताया था कि ये एक बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है और एक बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर अभी तक 115 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ तत्व जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो भारी होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल और जो बोल सकते हो स्टेबल, इनका क्या माजरा है, कौन सा एलिमेंट जो है अनस्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल होगा, ये बात को हम उनके न्यूक्लियॉन्स की यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। जिन तत्वों की न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है, 1.5 से, याद रखिएगा 1.5 से ज्यादा होगा, वो अनस्टेबल होगा और वो डिसइंटीग्रेट करेगा, और डिसइंटीग्रेट करके क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों को निर्गत करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ये रेशियो का वैल्यू 1.5 से कम हो जाएगा
तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा और अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों को जन्म नहीं देगा। देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है ना सेम हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वैल्यू जो है सेम रहेगा, वो स्टेबल होता है। और जहां पे ये रेशियो चेंज कर जाता है तो वहां पे वो अनस्टेबल हो जाता है। और इस स्टेबिलिटी को हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो से पता करते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाएगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यही अगर रेशियो का वैल्यू 1.5 से कम हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो एलिमेंट अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, और डिसइंटीग्रेट करने के बाद अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों को निर्गत करेगा। और ये ज्यादातर क्या होता है, हैवी एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल होता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ऐसे एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है जो भारी होते हैं, जिनका मास बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा जो डिसइंटीग्रेशन के बाद निकलती है वो एक्चुअली फेनोमेनन कैसा होता है। तो सबसे पहले ये फेनोमेनन ना रदरफोर्ड ने देखा था, और रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि जब कोई एक एलिमेंट डिसइंटीग्रेट करता है तो डिसइंटीग्रेट करने के बाद वो अल्फा बीटा और गामा जैसी किरणों को निर्गत करता है। अब ये अल्फा बीटा गामा किरणें कैसी होती है, ये बात को हम समझने के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में चेष्टा करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास का बॉक्स लिया, और इस ग्लास के बॉक्स के सबसे निचले हिस्से में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि जो एलिमेंट कैसा है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, क्रिप्टम, बेरियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो हमेशा अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों को क्या करते रहते हैं, निर्गत करते रहते हैं। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नाम क्या था, रेडियम, ठीक है, को लिया और उसे एक बहुत ही निचले हिस्से में रख दिया, और ये पूरा सिस्टम को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब आपको अच्छे से पता है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो डेफिनेटली इस प्लेट पे एक पॉजिटिव आवेश की सृष्टि होगी और इस प्लेट पे एक नेगेटिव आवेश की सृष्टि होगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो एक्चुअली करेंगे क्या, एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यानी इसके आसपास क्या एक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसा फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण इस रेडियम जो होगा, ये रेडियम वो टूट जाएगा, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट करेगा, और डिसइंटीग्रेट करने के बाद अल्फा बीटा और गामा जैसे किरणों को निकालेगा। तो देखा गया क्या कि जब ये डिसइंटीग्रेट, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि निकल तो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे पता है कि इसको आप नॉर्मली देख नहीं सकते, तो फिर आप इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे कि ये आखिर में निकला कैसे। तो याद रखना है कि इसके लिए आपको यूज करना है फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से जो है ना आप आसानी से जो है ना अल्फा बीटा गामा किरणों को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि किरणें कैसे निकल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने एक क्या रख दिया, फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट से होकर जब ये रे जो है निकलेंगी तो उनके नेचर को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां से क्या हुआ, जब देखा गया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ रहा है तो ये जो है रेडियम जो है वो क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों को निकाल रहा है। तो इसमें देखा गया कि एक किरण जो है ना कुछ इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और दूसरी प्रकार की किरण देखा गया कि वो इधर से जाके इधर की तरफ बैंड हो गई, और तीसरी जो किरण थी ना वो कहीं की तरफ बैंड नहीं की, वो सीधा किया, सीधा निकल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीन तरीके से जो है ना रेडिएशन आपको देखने को मिला। एक तरीके से देखा कि एक प्रकार जो है किरण जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ झुक गई, दूसरी प्रकार की जो किरण थी वो नेगेटिव की तरफ झुक गई, और तीसरी किरण ना नेगेटिव की तरफ झुकी ना पॉजिटिव की तरफ झुकी, यानी कि ना उसको नेगेटिव से मतलब था ना पॉजिटिव से मतलब था, वो सीधे निकल गई। तो अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए हमको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये हमें अच्छे से पता है कि अट्रैक्शन दो अपोजिट काइंड के चार्ज में ही होता है।
तो देखिए अगर कोई रे है और वो पॉजिटिव की तरफ झुक रही है, इसका मतलब क्या बनता है कि डेफिनेटली वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होती तो फिर पॉजिटिव की तरफ क्यों झुकती? अट्रैक्शन है, तो यानी कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ झुक रही है। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया बीटा पार्टिकल, ये नाम दिया गया बीटा पार्टिकल। वहीं एक दूसरी प्रकार की किरण को देखा गया, जो नेगेटिव की तरफ झुक रही थी, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। वहीं एक थर्ड प्रकार की पार्टिकल थी जो ना तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई। ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणों को निर्गत होते हुए देखा। अब आइए हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में। अल्फा, बीटा और गामा की प्रॉपर्टी को हम कंपैरेटिवली यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करके समझेंगे, ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए कि इनके बीच में एक्चुअली में कैसा एक प्रॉपर्टी लाइज कर रहा है और वो तीनों के लिए कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। फिर यहाँ पे हमने रख लिया बीटा पार्टिकल को और यहां रख लिया हमने गामा पार्टिकल को। अल्फा, बीटा और गामा। तो पहला जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे उनके नेचर के बेसिस पे। पहला कंपैरिजन होगा उनके नेचर के बेसिस पे। और नेचर की बात करें तो हमें जो अल्फा जो रे मिली या अल्फा जो किरण मिली, जब हमने उसको देखा तो उसका नेचर बिल्कुल हूबहू हीलियम के जैसा मिलता जुलता था। तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। और हीलियम न्यूक्लियस के बारे में आपको अच्छे से पता है कि हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 और उसके पास चार्ज भी होता है +2 का। तो ये हीलियम न्यूक्लियस है। तो ये इसी प्रकार की एक रे है। ठीक है, तो ये नेचर में कैसी होगी? तो ये नेचर में हो गई हीलियम न्यूक्लियस के जैसी। हीलियम न्यूक्लियस। वहीं जब हमने बीटा पार्टिकल का स्टडी किया तो हमें पता चला कि बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब हम गामा पार्टिकल का स्टडी किए तो पता चला कि गामा पार्टिकल जो है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो गामा पार्टिकल क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इनकी बात करते हैं इनके मास के बारे में, कंपेयर करते हैं मास। हीलियम का जो मास होता है वो 4 AMU के बराबर होता है। और ये AMU क्या है भैया? ये AMU है एटॉमिक मास यूनिट। वहीं अगर बात करते हो बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल क्या था? एक इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास क्या अलग हो जाएगा? नहीं ना, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के जैसा ही होगा। और आपने इलेक्ट्रॉन का मास देखा था, वो कितना था? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है ना। वहीं अगर बात करते हैं मास ऑफ गामा पार्टिकल की, तो गामा पार्टिकल के पास कोई मास नहीं होता है, यानी कि ये मासलेस होती है, यानी कि इसका मास क्या हो गया? 0। तो गामा पार्टिकल के पास कोई भी मास नहीं है, ये 0 मास है। अब मास के बाद हम कंपेयर करने वाले हैं चार्ज की। लेकिन याद कीजिए, मैं चार्ज को 2 तरीके से कंपेयर करने वाला हूं। एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज। तो अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ चार्ज की, नेचर ऑफ चार्ज, तो आपको पता होगा कि ये कैसी? ये एक पॉजिटिव रे है। तो अल्फा किरण जो है, अल्फा रे जो है पॉजिटिव है, बीटा रे जो है वो नेगेटिव है, और गामा कैसी है? तो गामा न्यूट्रल है, जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं। अब हम कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज से। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अल्फा के पास होता है +2, बीटा के पास होता है -1 और गामा के पास होता है 0। क्योंकि इसके ऊपर जब कोई चार्ज ही नहीं होता है तो फिर अमाउंट कहां से आएगा? डेफिनेटली क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी
स्पीड की बात, ठीक है, कंपेयर करने वाले हैं स्पीड को। तो यानी कि स्पीड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल का स्पीड जो होता है ना वो बहुत ही स्लो होता है। यानी कि स्लो मतलब एयर में स्लो होता है। यानी इसका जो वेलोसिटी है वो, या फिर आप स्पीड कहिए, वो 10⁷ जो है ना मीटर पर सेकंड के आसपास देखी जाती है। वही जो बीटा की जो है ना वो 2.5 इंटू 10⁻7 से लेकर 10⁸ तक के बीच में वैरी करती रहती है। और वहीं अगर गामा की बात करें तो ये क्या है, सेम स्पीड एज लाइट है, सेम एज लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड की जैसी, यानी कि आप कह सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमने स्पीड का कंपेयर किए तो हमें क्या पता चला कि स्पीड के कंपैरिजन से हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल जिसकी स्पीड काफी ज्यादा स्पीड है, लेकिन ये लाइट की स्पीड का 5 to 10% ही होता है, ठीक है। और ये लाइट की स्पीड का 30 से लेकर 99% तक जा सकता है, यानी कि वेरी क्लोज टू गामा पार्टिकल। लेकिन गामा पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो सेम एज लाइट होता है, यानी कि लाइट के बिल्कुल जैसा होता है, ठीक है। अब बताइए, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसके पास एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी और वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा पार्टिकल का। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम कंपेयर करें तो लेस हो गया, लेस देन बीटा एंड गामा। तो ये क्या होगा, लेस देन बीटा और गामा हो गया। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी बीटा की तो वो क्या होगा, मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इसकी भी प्रॉपर्टी देखी। अब हम बात करते हैं गामा पार्टिकल की। तो गामा पार्टिकल का जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन के आधार पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गामा के पास होती है, उसके बाद बीटा की और उसके बाद अल्फा की। अब हम कंपेयर करने वाले हैं इसकी आयोनाइजिंग एनर्जी की। अगर हम आयोनाइजेशन पावर के आधार पर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसकी होगी, ये बात को हमें समझना होगा। कि पहले ये समझ लें कि आयोनाइजेशन पावर क्या होता है। आयोनाइजेशन पावर का मतलब होता है कि जब ये किसी भी एक मीडियम से गुजरेगा, यार मान लीजिए कि एयर मीडियम से गुजरेगा, किसी भी अगर गैसियस मीडियम से गुजरता है तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एटम्स होते हैं, जो अनचार्ज होते हैं, उनको भी अपने साथ क्या करते जाएगा, चार्ज करते हुए जाएगा, उसे भी आवेशित करते हुए जाएगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये जहां से होकर गुजरेगा, ठीक है ना, उसको भी क्या करते जाएगा, अपने साथ साथ आयोनाइज करते जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी है ना वो सबसे ज्यादा किसके पास हो सकती है, जिसके पास वेलोसिटी कम हो, मास बड़ा हो, ठीक है ना। वेलोसिटी समझ में नहीं, वेलोसिटी कम हो, मास बड़ा हो और चार्ज भी ज्यादा हो। क्योंकि चार्ज ज्यादा रहेगा तो उसके पास कैपेसिटी भी ज्यादा रहेगा, क्या करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए। और मास बड़ा होने का मतलब कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया में वो एक साथ बहुत सारे पार्टिकल को आयोनाइज करेगा, बड़ा मास का यही फायदा है। और तीसरी बात करें स्पीड की, तो स्पीड अगर स्लो होगा तो वो क्या करेगा, एक साथ बहुत सारे पार्टिकल को अपने अंदर क्या होगा, अलाउ करेगा कि आओ एंड देन कॉन्टेक्ट विथ मी, ठीक है ना, कांटेक्ट मेरे से करो। तो जितने पार्टिकल उससे कांटेक्ट में आएंगे उतना ही ज्यादा चार्ज होंगे। तो ये प्रॉपर्टी कब और किसके लिए वैलिड हो सकती है और किसके लिए अच्छे से काम कर सकती है, जिसका चार्ज ज्यादा हो, दूसरी तरफ उसका मास भी ज्यादा हो, और तीसरी बात कि जिसका स्पीड भी कम हो। तो ऐसा पार्टिकल यहाँ पे कौन है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, जिसका चार्ज +2 होता है, जो कि एक काफी बड़ा चार्ज होता है और मास भी काफी ज्यादा है, 4 AMU के बराबर है, जो कि बहुत बड़ा मास है इनके कंपेयर के बेसिस पे। और वहीं थर्ड की अगर बात करें तो इसके पास क्या कि स्पीड भी बहुत स्लो है।
तो इस बेसिस पे आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्फा का। तो ये हो जाएगा हाई आयोनाइजिंग पावर, हाई आयोनाइजिंग पावर। बीटा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन अल्फा बट ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। अगर वही बात करें गामा की तो इसका आयोनाइजिंग पावर बहुत ही कम होता है, लेस कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा। तो ये अल्फा और बीटा के कंपेयर में बहुत ही कम हो जाता है। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर। अब आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है। पेनिट्रेटिंग पावर को आप हिंदी में भेदन क्षमता कहते हो, यानी किसी चीज को पेनिट्रेट करने की पावर। और वो सबसे ज्यादा किसके पास हो सकती है, डेफिनेटली जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा हो। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो कि यहाँ पे मेरे सामने एक दीवार है, लेकिन इस दीवार में एक बॉल से मारूंगा, खूब तेज टान के मारूंगा, तो भी क्या है, दीवार को पार कर जाएगा? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही जब मैं एक गोली मारूंगा तो वो क्या करेगा, इस दीवार को छेद कर देगा। रीजन क्या है? क्योंकि बुलेट के पास जो है ना वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस कारण से वो क्या करेगी, इसको पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन ये काम बॉल नहीं कर सकता। तो वही चीज आपको समझना है कि पेनिट्रेटिंग पावर मतलब हो गया कि एक ऐसा पावर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डीप कर सकता है। और ये कैपेसिटी किसके पास ज्यादा हो सकती है, जिसके पास वेलोसिटी या फिर स्पीड कहिए ज्यादा हो। तो पेनिट्रेटिंग पावर यहां पे सबसे ज्यादा किसका होगा, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा यहां गामा के पास होगा, यानी कि आप कह सकते हैं हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, अल्फा की, यानी कि इसके पास है लेस देन बीटा एंड गामा। इसके पास बीटा और गामा के कंपेयर में क्या है, काफी कम जो है ना पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर, तो बीच में बच गया कौन, बीटा पार्टिकल, यानी कि इसके पास अल्फा से ज्यादा होगा, मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। ठीक है, मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। तो इस तरीके से पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर हमने कंपैरिजन करके देखा कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास है, गामा के पास है। रीजन क्या है, क्योंकि उसका वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर बीटा के पास ज्यादा है, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी उसकी कंपेयर में थोड़ा कम है, ठीक है ना, लेकिन अल्फा से ज्यादा है। तो इस कारण से इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा, लेकिन बीटा से कम, गामा से कम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अल्फा की, तो अल्फा की वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों के ही कंपेयर में इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, लेस पेनिट्रेटिंग पावर, राइट।